हेलो बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र चौरसिया और स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। उसमें केवल ऑब्जेक्टिव करेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टर्म है जिसको एक्सप्लेनेशन के साथ बता देते हैं और साथ में इसका हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं ठोस अवस्था की बात करते हैं तो इसमें एक होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं रवादार ठोस या सत्य ठोस बोलते हैं। लेकिन इसका दूसरा जो ब्रांच होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम क्या होता है? बेरवादार ठोस या उसको छद्म ठोस भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके ज्योमेट्री की, तो अगर हम यहाँ डिफिनीशन भी बनाएंगे तो यहाँ पर बात क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। तो हम बात करेंगे वैसे ठोस जिनके अवयकन त्रिविमीय व्यवस्था में नियमित रूप से व्यवस्थित होकर नियत ज्यामिति का आकृति का निर्माण करते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे ठोस जिनके अवयकन त्रिविमीय व्यवस्था में दीर्घ परासी के साथ व्यवस्थित होकर एक नियत ज्यामिति का निर्माण करते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो वैसे ठोस जिनके अवयकन त्रिविमीय व्यवस्था में लघु परासी के साथ, यहां देखना है, यहां पर इसमें होता है दीर्घ परासी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? लघु परासी होता है। लघु परासी के साथ व्यवस्थित होकर अनियमित रूप से व्यवस्थित होकर नियमित ज्यामिति आकृति का निर्माण नहीं करते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इसे हम छद्म ठोस भी कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे देगा? पूछेगा कि इनमें कौन ठोस अक्रिस्टलीय है। तो अक्रिस्टलीय की बात करेंगे तो इसमें क्या? क्वार्ट्ज ग्लास, जिसका फॉर्मूला SiO2 होता है, रबर होता है, मोम होता है, बटर होता है, स्टार्च होता है, PVC, ETC इत्यादि बहुत सा टर्म होता है। अब हम बात करेंगे कि ये क्वार्ट्ज ग्लास होता है, रबर होता है, मोम होता है, बटर, स्टार्च, ये क्या होता है ना कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं? इनकी ज्यामितीय आकृति या इसके ज्यामितीय स्ट्रक्चर में क्या होता है? अनियमितता आ जाती है, यानी उसका जो रेगुलर पैटर्न होता है वो सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, अर्थात इनके अवयकन सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण इससे हम क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। यहां पर हम बात करेंगे किसके जो अवयकन होंगे त्रिविमीय में। त्रिविमीय का मतलब क्या होता है? जिसमें x भी हो, y भी हो और क्या हो? z भी हो। x हो, y हो और क्या हो? z हो। x, y, z हो, लेकिन इसके अवयकन क्या होगा? ये व्यवस्थित, ये नियमित रूप से क्या होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है? हम त्रिविमीय व्यवस्था कह सकते हैं, द्विविमीय भी कह सकते हैं। यहां पर हम देखें इसमें अवयकन जो होता है ये नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होंगे, अर्थात एक नियमित ज्यामिति का निर्माण भी नहीं करेंगे। इसमें नियमित ज्यामिति का निर्माण भी नहीं करेंगे। इसका एक क्या कंडीशन है? एक हम बात करते हैं। अगर यहां बात करेगा कि अंतर हम कैसा स्पष्ट करेंगे, तो यहां समझना है कि जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका द्रवण ऊर्जा यानी हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो क्या होता है? नियत होता है। हीट ऑफ फ्यूजन इसका क्या होता है? नियत होता है। उसको हम लोग बोलते हैं द्रवण ऊर्जा बोलते हैं या ऊष्मा बोल सकते हैं। इनका गलनांक नियत यम क्या होता है? स्पष्ट होता है। यानी जितने भी इसके क्या है जो क्रिस्टल्स है, इसके जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, इनका गलनांक नियत होगा और क्या अस्पष्ट होगा। यहां पर हम बात करेंगे कि ये विषमदैशिक होते हैं, मतलब है इनका प्रकाशीय गुण, इनका क्या करेंगे? प्रकाशीय गुण और विद्युतीय गुण ये क्या होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। कारण क्या है कि इनका दिशा जो होता है भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होता है? अलग अलग होते हैं। इनकी जो दिशा होती है भिन्न भिन्न दिशा में क्या होती है? अलग अलग होती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विषमदैशिक कहते हैं। अगला पॉइंट बात करता है कि ये एक समान एवं संपूर्ण समतल का निर्माण करते हैं। अगर बात इसका अगर हम पीस वाइज काटें, अगर हम इसको पीस वाइज काटें तो इसका जो उसी प्रकार का जो ज्योमेट्री बनेगा वो क्या होगा? एक समान होगा और क्या होगा? पूर्ण समतल होगा। उसका जो सतह होगा क्या होगा? एकदम चिकना होगा, रुखरा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, इसमें एग्जांपल बात करेंगे। ऐसे ठोस का द्रवण ऊष्मा अनियमित होती है। क्या होती है? अनियमित होती है। इसका गलनांक नियमित एवं क्या होता है? अस्पष्ट होता है। जैसे रबर ले लीजिए, रबर का थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिएगा ना तो क्या होगा? गल जाएगा। लेकिन अगर लोहा ले लीजिए, थोड़ा सा टेम्परेचर में गलेगा? नहीं गलेगा, क्योंकि उसका जो गलनांक जो होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है। लेकिन इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है कि इतना पर मेल्ट करेगा। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पड़ा, क्या होगा? एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं मोम। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हम गर्म करेंगे, देखें मोम पिघलने लगेगा। बटर, आपके घर में बटर होगा या मार्केट से अमूल का बटर लेते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बटर, स्टार्च, स्टार्च समझते हैं, स्टार्च को हम बोलते हैं मार, जिससे आप देख, ये सब मार जिससे चावल से जो निकलता है स्टार्च होता है। स्टार्च से जब ये टूटेगा स्टार्च तो क्या होगा, ग्लूकोज और क्या होता है, फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है यहां से। तो ये तमाम जितने भी चीज है ये आपको देखने के मिलेगा, ये अर्थात ये आपका क्या होंगे, ये सब अक्रिस्टलीय क्या होंगे, ये अक्रिस्टलीय क्रिस्टल का क्या है, उदाहरण है। अब बात करेंगे कि ऐसे ठोस का द्रवण ऊर्जा क्या होगा, द्रवण उसमें क्या होता है, अनियमित होगा। इनका गलनांक क्या होगा, ये समदैशिक होंगे। इसका विद्युतीय गुण और प्रकाशीय गुण क्या होगा, समदैशिक प्रकृति को होंगे। यानी अगर हम बात करेंगे इसमें, अगर इनका सभी गुण क्या होगा, एक समान होगा। इनके ज्यामितीय आकृति का निर्माण अस्पष्ट करते हैं, क्या करते हैं, अस्पष्ट करते हैं, मतलब क्या, अनियमित करते हैं। अब ये बात होगा कि ये तो क्वेश्चन आप अंतर भी अगर बोलेंगे तो आप अंतर भी लिख सकते हैं। और अब बात करेगा कि इसका हम एग्जाम्पल, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होंगे, आप आइए आपको हम दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है, लगभग में 9 या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन बेरवदार ठोस है। बेरवदार ठोस किसको कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवदार ठोस कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पूरा करे, अपना नेचर चेंज कर दे, यानी पिघल जाए, यानी टेम्परेचर दर का इफेक्टेड हो, तो उसमें पहले का एग्जांपल NaCl, हीरा, SiC और स्टार्च। स्टार्च आप देखें, आप देखिए पहले हम जो आपको डिफिनेशन पढ़ाए हैं तो उसमें हम एग्जांपल दिए हैं, उसमें देखिए कि बेरवदार ठोस में कौन कौन है। तो ये NaCl क्या क्रिस्टलीय ठोस है, हीरा क्या क्रिस्टलीय ठोस है, और Si कितना सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन स्टार्च जो है ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इनमें कौन बेरवदार ठोस है, इनमें कौन बेरवदार ठोस है। तो हम बात करने वाले क्या, पहला मोम, फिर क्या सोडियम, फिर क्या पीतल, फिर ग्रेफाइट। मैं बताया था कि जितने भी धातु हैं, प्रायः सभी धातु, मिश्र धातु, ये जितने भी होंगे सब क्या होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे। तो आप जरा सोचो, यहां देख, ये पीतल का मिश्र धातु है और ग्रेफाइट क्रिस्टलीय ठोस है, और ये भी क्या है, सोडियम भी क्या है, धातु है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, पीतल भी क्रिस्टलीय ठोस है और ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय ठोस है। तो यहां पर मोम क्या होगा, ये अक्रिस्टलीय, मतलब क्या, बेरवदार ठोस है। तो ऑप्शन कौन होगा इसमें, मोम होगा। इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, SiC, बटर, क्वार्ट ग्लास और NaCl। इसमें अब बात करेंगे कौन है। तो यहां पर देखा जाए तो देखना है कि क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन है, ये है और कौन है, लेकिन ये दोनों अक्रिस्टलीय ठोस है। कभी कभी ऑप्शन दोनों दे सकता है, इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि एक ऑप्शन के चक्कर में मत रहिएगा। इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस नहीं है मतलब क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो हम बात करें ग्रेफाइट, Al, PVC और क्वार्ट्ज। तो यहां पर PVC जो होता है, जो पाइप आप देखते हो, जैसे कल जो गड़ता है तो उसमें जो प्लास्टिक की जो पाइप डाली जाती है वो किस चीज का बना होता है, PVC का बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो ये आपका क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस नहीं होता, क्या होता, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसमें ऑप्शन कौन होगा। अब हम बात करेंगे इसमें कि इनमें कौन रवदार ठोस है, रवदार ठोस है। अब यहां पर आपको समझना है KNO3, फिर क्या हीरा, ग्रेफाइट और क्या सभी। तो यहां बात करेंगे कि ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है और ये भी क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, सभी क्रिस्टलीय ठोस है। तो इस पर एक एक चीज को आपको देखते हुए क्या करना है, काम करना है। अब हम बात जो करने वाले हैं इसमें आइए हम देखते हैं कि इनमें कौन रवदार ठोस विद्युत के सुचालक है। रवदार ठोस, तो रवदार ठोस विद्युत के सुचालक होंगे, कौन होंगे। तो हम बात करेंगे कि ग्रेफाइट एक ऐसा क्या है, क्रिस्टल है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यहां हीरा विद्युत के क्या होगा, कुचालक होता है, नमक भी क्या होगा, कुचालक होगा, ग्रेफाइट क्या होगा, सुचालक होगा। इसे लिखा इनमें से कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन कौन होगा। अब इसमें देखिए, इनमें किस क्रिस्टलीय ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अभी जस्ट इसी से रिलेट करें, ग्रेफाइट क्या है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, हीरा,
C16 और NaCl। तो ये सब क्रिस्टलीय है, लेकिन ये सब विद्युत के क्या होंगे, कुचालक है। लेकिन ये क्या होता है, सुचालक होता है। और जब कोई चीज सुचालक होगा तो उसमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, ये हो जाएगा। अब बात करेंगे इनमें किस क्रिस्टलीय ठोस का प्रसंकरण sp3 होता है। क्रिस्टलीय ठोस का समझना है। NaCl आप जानते हो कि जब भी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, प्रसंगन की बात करें, तो प्रसंगन क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक में होता है। और सहसंयोगी किससे बनता है, जब धातु अधातु और अधातु आपस में कंबाइन होंगे तो क्या होंगे, सहसंयोजी बंध बनते हैं और उससे सहसंयोगी का निर्माण होता है। तो अगर यहां हम बात करेंगे NaCl, ये क्या आयनिक है, ये भी क्या है, आयनिक है। और हीरा क्या सहसंयोजी, ग्रेफाइट क्या है, ये भी सहसंयोजी है। लेकिन अब देखना है कि इनमें किस क्रिस्टलीय ठोस का प्रसंकरण sp3 होता है। तो इसमें किसका होगा, हीरा का होता है। लेकिन ग्रेफाइट का कितना होता है, इसमें ग्रेफाइट का कितना होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें ग्रेफाइट का जो होगा, इसमें क्या होगा, ग्रेफाइट का जो होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। लेकिन हीरा का क्या होगा, sp3 होगा। तो आपको अब क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकता है कि इनमें किस क्रिस्टलीय ठोस का प्रसंकरण sp3 होता है। तो दिमाग में बैठा लेंगे हीरा। हीरा ही एक ऐसा क्या है जिसमें क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण sp3 होता है। अगला हम 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इनमें किस क्रिस्टलीय ठोस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। भाई अपवर्तनांक की बात करते हैं तो सबसे कठोर कौन चीज होता है, हीरा। और हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्यों, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन देखा जाएगा तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, ए। तो अब ये तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, आपका ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं छूटेगा। अगर एग्जाम में आएंगे तो एकदम गर्दा मचा के आप लोग आएंगे। इसको ईमानदारी पूर्वक आप करते रहिए और इसका पूरा डिस्कशन के साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया। और इसमें कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। और एक होता है आणविक ठोस, जो हम इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। आयनिक ठोस किसको कहते हैं, आयनिक ठोस में जिसके अवयवी कण जो होते हैं, आयनिक ठोस में इसका जो अवयवी कण होते हैं धन आयन और क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं। और ये दोनों विद्युत सहसंयोजी बंध द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ये अपने आप में क्या होते हैं, कठोर और क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। ये क्या होते हैं, कठोर और भंगुर होते हैं। इनका गलनांक और कतनांक क्या होता है, उच्च होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था या विलयन की अवस्था में या मोल्टन की अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब हम बात करेंगे कि सहसंयोजी, अगर हम ठोस की बात करें तो सहसंयोजी ठोस के अवयवी कण जो होते हैं क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और ये क्या होता है, सहसंयोजी बंध से बंधकर ये 3D में एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं, एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं। तो जब ये निर्माण करते हैं तो इसका जो नेचर कैसा हो जाता है, अत्यंत कठोर और भंगुर होता है। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है। अब इससे ज्यादा किसी का गलनांक नहीं होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट को छोड़कर ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होते हैं। अब बात होता है कि हम धात्विक ठोस की बात करने वाले हैं। तो अगर धात्विक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, एक धातु के धात्विक आयन होते हैं और उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बादल बोल सकते हैं। और इसमें किस बंध द्वारा बंधित होते हैं, धात्विक बंध द्वारा बंधित होते हैं। अब कोई भी धातु जो होता है विद्युत के क्या सुचालक होते हैं। क्यों, कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें चमक की गुण पाई जाती है। क्यों, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें मलेबिलिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तन्यता की गुण पाई जाती है। क्यों, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब किस पर निर्भर करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। एक बात और समझिए कि जितने भी धात्विक ठोस होते हैं इनका घनत्व तो क्या होता है, उच्च होता है। इनका घनत्व तो क्या होता है, उच्च होता है। इनका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है कि आयनिक ठोस में कैसा बॉन्ड होगा, विद्युत सहसंयोजी बंध। और इसमें जो फोर्स लगते हैं, जो बल लगते हैं, उस बल को आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो आप देख रहे हो ना, तो इसमें कोई चार्ज लो कितना, क्यू
Na अगर मान ली इसकी हम बात करते हैं Na प्लस और कितना इंटू क्यू कितना Cl माइनस, अब भाई दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी कितना RNaCl का कितना होल स्क्वायर। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो अगर यहां पर अगर फोर्स लगेगा, कोई पूछेगा कि आयनिक ठोस में कैसा बल लगता है भाई, तब विद्युत सहसंयोजी बल लगता है। उसमें कैसा बंद होता है, तब विद्युत सहसंयोजी बंद होता है। बल जो होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर 1/4πε0 QNa प्लस और कितना QCl माइनस और बटा कितना RNaCl कितना होल स्क्वायर। ये इसका क्या फॉर्मूला बना लेंगे। ऐसे जनरली आप जानते हैं, हम लोग जो पढ़े कूलम्स लॉ में 1 कितना 4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर। इसको इसमें हम बोल सकते हैं इसमें कुलंबिक बल भी होता है। क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, कुलंबिक बल। क्योंकि कुलंब बल किसके लिए आता है, आयंस के लिए आता है। किसके लिए आता है, चार्ज, आवेश। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, इसी के लिए डिफाइन होता है। अब इससे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कि देखेंगे कि आणविक ठोस, तो आणविक ठोस में कैसा बल पाया जाता है, तो वंडरवाल पाया जाता है। ये आणविक ठोस जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। कौन कौन, एक ध्रुवीय ठोस, दूसरा अध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। ध्रुवीय ठोस होंगे तो उसमें जो बल पाया जाता है उसका नाम है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और इसे एग्जाम्पल की बात करें तो HCl और क्या होगा, SO2 होगा। अध्रुव की बात करेंगे तो इस अध्रुव में जो होता है लंदन फोर्स पाया जाता है। क्या, लंदन फोर्स पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो क्या लेंगे, CH4 CO2 I2 Cl2 और अक्रिय गैसें। तो अक्रिय गैसें कितनी होती है, 6 होती है, ये आपको पता है। हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस, इसमें H बॉन्डिंग पाई जाती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे हम लोग, तो यहां मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन से किसको प्यार हो जाए भाई, N हो, O हो और क्या हो, F हो, तो इसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब यहां बात होगा, इसमें कौन सा एग्जाम्पल होगा, H2O सॉलिड, NH3 सॉलिड, HF सॉलिड होगा। अब यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे कि इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। इस पर, किस क्रिस्टलीय ठोस में विद्युत सहसंयोजी बंध होते हैं। तो अगर विद्युत संयोजी बंध की हम बात करेंगे तो उसमें कौन होगा, NaCl। क्योंकि जब भी विद्युत संयोजी होगा तो उसमें प्लस आयन और माइनस आयन की बात होगी, और प्लस और माइनस आयन की जब बात होगी तो उस किस में पाया जाता है, आयनिक ठोस में पाया जाएगा। और इसमें आयनिक ठोस का उदाहरण कौन है, NaCl। क्योंकि NaCl जो होता है Na प्लस और क्या होगा, Cl माइनस में टूट जाएंगे, लेकिन ये इसमें से कोई नहीं टूटेगा, इसमें से कोई नहीं टूटेगा। जैसे हम इसको बर्फ भी बोल सकते हैं, नहीं बर्फ है ना, आप सोचो बर्फ टूट जाए तो टूटेगा, नहीं टूटेगा। अब हम बात करने वाले हैं आयनिक, दूसरा क्वेश्चन, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के अवयव कण होते हैं। मतलब आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है, उसके अवयव कण क्या होंगे, तो जस्ट ऊपर हम पहले पढ़ाए हुए हैं, उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव सवाल दे रहे हैं। तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के अवयव कण जो होते हैं, धन आयन होते हैं, ऋण आयन होते हैं, कि दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर धन आयन और ऋण दोनों होते हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, दोनों। अब हम बात करेंगे SiC किस क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अभी जस्ट हम बताए थे सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है, हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, SiO2 हुआ और कितना SiC हुआ। एक किसका उदाहरण है, सहसंयोजी ठोस का। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगला, यहां पर इनमें कौन H बॉन्डिंग वाला क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। H बॉन्डिंग वाला क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। H2O H बॉन्डिंग है, HF H बॉन्डिंग है, NH3 लेकिन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा। अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि CH4 किस क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। CH4 किस क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो यहां पर बात करें आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये किसका उदाहरण आप देख सकते हैं, ये सब आणविक ठोस का उदाहरण है। लेकिन अगर पूछ देते कि आणविक ठोस में किसका, तो आप किसका बात करते हैं, अध्रुवीय का। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाता आपका, पहला। यानी अगर आप इसको अच्छा से कर लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं छूटेंगे। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन, सिंपल यूनिट सेल, दूसरा बेसिस यूनिट सेल, तीसरा एब्सिस यूनिट सेल और चौथा जो है ईसीसी यूनिट सेल।
सिंपल यूनिट सेल में अवयव कण जो होते हैं केवल कोनों पे होते हैं। यहां पर मतलब समझ सकना है कि एक कोना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोनों पर उपस्थित होते हैं। किसमें? सिंपल में अवयव जो कण होते हैं वो कोनों पर उपस्थित होते हैं, लेकिन बीसीसी में अवयव कण कोने के अलावा सेंटर पर उपस्थित है। यहां पर सेंटर है, यानी कोने पर तो रहेंगे ही रहेंगे, यदि 8 जो कोने इस पर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये कहां उपस्थित होंगे? ये आपको बॉडी सेंटर पर भी उपस्थित, ये बॉडी सेंटर आपका यहां भी उपस्थित होंगे। एफसी से बात करें, फेस सेंटर यूनिट सेल में बात करते हैं, तो इसमें अवयव कण जो होते हैं वो कोनों अपरस का सतहों पर होता है। ये 8 जो कोने यहां पर तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन सतहों पर इसमें सतह कितने होते हैं? इसमें सतह जो होते हैं आपका सतह 6 होते हैं। कोने कितने होते हैं? कोने यहाँ पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और किनारे कितने होते हैं भाई? किनारों की संख्या कितनी होती है? किनारों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। अब यहां बात करेंगे ईसीसी में जो अवयव कण जो होते हैं वो कोनों और विपरीत सतहों पर, विपरीत सतह किसको कहेंगे? ये है जो आपका सतह जो है ये विपरीत सतह, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। आज सतहों की बात करें तो 1 सतह 2 सतह 3 सतह 4 सतह 5 और इससे पीछे है जो हम यहां दिखा नहीं सकते हैं, वहां पर भी उपस्थित होते हैं। इसका मतलब है कि किसी यूनिट सेल में अगर हम बात करें कोने कितने हो सकते हैं? 8, सतह कितने होंगे? 6, किनारे कितने होंगे? 12। एक किनारे होते हैं, ये किनारे हैं, ये 12 होते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर देखना है कि क्रिस्टल तंत्र, ये क्रिस्टल तंत्र इसको बोलते हैं हम अक्षीय लंबाई, और जो इसके बीच जो कोण बनते हैं इसका नाम है अक्षीय कोण। तो हम बात करें कि अक्षीय लंबाई a, b, c और अक्षीय कोण अल्फा, बीटा, गामा के आधार पर क्रिस्टल तंत्र में 7 यूनिट सेल होती है, या बोल सकते हैं क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल तंत्र कितना? 7 यूनिट सेल होती है। तो अब आपको कोई पूछेगा कि अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। यानी कह सकते हैं क्रिस्टल तंत्र में कितने यूनिट सेल होते हैं? तो बोलेंगे 7 होते हैं। क्या कर सकते हैं? 7 होते हैं, या बोल सकते हैं क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक बात और समझना है, 7 क्रिस्टल तंत्र में कुल ब्रेविस लैटिस की संख्या जो होती है कितनी होती है? 14 होती है। 7 क्रिस्टल तंत्र में कुल ब्रेविस लैटिस की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कि किसी क्रिस्टल तंत्र में, यानी आप क्रिस्टल तंत्र में क्या बोलेगा? यानी क्रिस्टल तंत्र, क्यों इसका नाम लेगा? क्रिस्टल तंत्र में कुल ब्रेविस लैटिस की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। लेकिन अगर कोई पूछेगा क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल में कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। और ब्रेविस लैटिस की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो ब्रेविस लैटिस संख्या मतलब अगर देखा जाए तो क्रिस्टल तंत्र क्या 2 गुना है। एक क्रिस्टल तंत्र क्या है? 2 गुना है। ये क्रिस्टल तंत्र के 2 गुना है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं, आगे देखते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम के, यानी जो क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल बोलते हैं इसको, और ट्राइक्लिनिक। अब सोचना है कि अगर क्यूबिक होगा तो उसमें एक्सियल लेंथ आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, और इसका एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन अब देखना है कि इसमें ब्रेवियस लैटिस कौन? सिंपल होते हैं, बीसीसी होता है, और क्या? एफसीसी होते हैं। सिंपल होते हैं, बीसीसी होता है, क्या? यूनिट सेल। अगर कोई पूछेगा ब्रेवियस लैटिस में कितने यूनिट सेल होते हैं? 3। कौन? सिंपल, ब्रेवियस और क्या? फेस। अगर हम ट्राइगोनल की बात करेंगे तो ट्राइगोनल में क्या होगा कि ए बी तो बराबर नहीं, क्योंकि सी बराबर नहीं होगा अर्थात, लेकिन एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। इसमें सिंपल और बीसीसी होता है, सिंपल और बीसीसी होता है। अगले हम बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक की बात करेंगे, तो इसमें कोई भी लेंथ बराबर नहीं होता, एक्सियल लेंथ जो होता है आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन इसका एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहां पर कितना टोटल, इसमें कितना? 4। इसमें सिंपल भी होता है, बीसीसी होता है, एफसीसी भी होता है, और क्या होता है? ईसीसी भी होता है। यह ई का मतलब इसी शॉर्ट फॉर्म है। अब हम मोनोक्लिनिक की बात करते हैं, तो मोनोक्लिनिक में भी क्या होता है? इसका एक्सेल लेंथ बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं, और बीटा कितना होता है? 90 डिग्री बराबर नहीं होते हैं। यानी इसमें 2 ही क्या होता है? ब्रेवियस लैटिस होता है, सिंपल और क्या होता है? बीसीसी। और बाकी हेक्सागोनल, रोम्बो और क्या? ट्राइक्लिनिक में क्या होता है? सिंपल होते हैं। लेकिन ये आपको समझना है कि ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। अगर हेक्सागोनल होगा तो ए बी के बराबर होगा, लेकिन सी के बराबर नहीं होगा, और इसका एंगल अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, लेकिन इसका जो गामा होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री होगा। अब हम रोम्बोहेड्रल की बात करें या ट्राइगोनल की बात करेंगे, तो इसमें ए बी
सी आपस में बराबर होंगे, लेकिन अल्फा बीटा गामा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अब ट्राइक्लिनिक की बात करेंगे तो ए बी सी आपस में बराबर नहीं होंगे और अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। अब बात करेगा कि उस क्रिस्टल सिस्टम का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक ब्रेवियस लैटिस होते हैं। तो यहां लिखे हैं कि ब्रेवियस लैटिस का क्रम, तो सबसे ज्यादा ब्रेवियस लैटिस किसमें होता है? ऑर्थोरोम्बिक में होता। उसके बाद किसमें आता? क्यूबिक में आता। उसके बाद का मोनोक्लिनिक और टेट्रागोनल जो होता है, ये दोनों क्या होता है? सेम होता है, और बाकी तो सब सेम होता है। यानी 4 3 2 4 3 2, तो मैक्सिमम ऑर्थोरोम्बिक यानी OCM याद रखना है कि O C और कितना M। O का मतलब ऑर्थोगोनल, C का मतलब क्यूबिक और M का मतलब क्या? मोनोक्लिनिक, और यहां पर ट्राइक्लिनिक। ये आपस में क्या होते हैं? ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये चीज आपको समझना है कि OCMT याद रखिएगा। तो यहां से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें हम सवाल भी देख लेंगे। आइए देखते हैं कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बात है कि किस क्रिस्टल तंत्र में सबसे अधिक ब्रेवियस लैटिस संख्या होती है। तो अभी जस्ट हम पीछे थ्योरी पढ़ाए हुए हैं, तो इसमें हम बताया कि ऑर्थोरोम्बिक में होते सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि मैं बताया था OCMT ये चाहे TM। तो ये सबसे अधिक किसमें होता है? इसमें 4 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें आपका कितना होता है? 2 होता है, इसमें भी कितना होता है? 2 होता है। तो सबसे अधिक किसमें होगा? अगला ऑब्जेक्टिव है कि किस क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C अल्फा बीटा गामा क्या होता है? 90 डिग्री होती है। मतलब है कि सबसे ज्यादा कौन सा क्रिस्टल तंत्र, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा क्रिस्टल तंत्र इस टर्म में डिफाइन होगा? तो क्या क्यूबिक में A B C और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर, तो कौन होगा? किस क्रिस्टल तंत्र में ब्रेवियस लाइट की संख्या बराबर होती है? मैं बराबर की बात बोल रहा हूं। तो मैं बताया था, देखना है कि M और T जो होता है ना, M और T, तो यहां देखना है कि मोनोक्लिनिक और टेट्रागोनल इसमें क्या होता है? 2 होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल तंत्र में ब्रेवियस लैटिस की कुल संख्या कितनी होती है? तो भाई ब्रेवियस लैटिस की कुल संख्या कितनी होती है? 14 होती है। क्लियर? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें।